क्रांति हो सकती है। फिर है जातियों की विभिन्नता। जातियों में कई प्रकार की जातियाँ होती हैं, तो जातियों में अगर हम किसी को श्रेष्ठ किसी को निम्न माने तो तब भी यहाँ पर क्रांति हो सकती है। फिर है राज्य के किसी अंग के अनुपात से अधिक असाधारण वृद्धि। जब किसी समाज में किसी एक अंग का तो हम ज़्यादा वृद्धि कर रहे हैं, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है, यदि किसी एक अंग को हम ज़्यादा अधिक शक्तिशाली बना दें, उसके अधिक वृद्धि कर दें तो उसमें या विकास कर दें तो उसमें भी क्रांति हो जाती है। फिर है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। कई बार क्या होता है कि जो निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उस समय भी कई लोगों की किसी प्रकार की यहाँ पर भ्रष्टाचार या अव्यवस्थाएँ फैलती हैं, तो उससे भी क्रांति हो सकती है। अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा। जब समाज में कई छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, छोटे बड़े जो परिवर्तन होते हैं छोटे छोटे, उनको जब शासक के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा उससे उपेक्षित किया जाता है, तब भी यही छोटे परिवर्तन बड़ा रूप ले लेते हैं और क्रांति हो जाती है। फिर विदेशियों को आने की खुली छूट। जितने अधिक विदेशी आएंगे, यदि उन पर नियंत्रण नहीं होगा तो क्योंकि उन पर नियंत्रण नहीं है तो वहाँ पर भी उससे भी क्रांति हो सकती है। फिर है पारिवारिक विवाद। कई बार क्या होता है कि शासक जो वर्ग है, शासन व्यवस्था में जो शासक वर्ग है, उनमें कई बार परिवार की भी कौन श्रेष्ठ है, मैं उस शासक कौन बनेगा, उस पर भी उनमें आपस में जो विवाद होता है परिवार में, वो भी क्रांति का एक कारण होता है। फिर है शासक वर्ग की असावधानी। शासक वर्ग की असावधानी यानी वह सजग नहीं होता है, वह सही और गलत में कोई भेद नहीं कर पाता है, तब भी क्रांति हो जाती है। फिर मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग के अभाव से तात्पर्य ये है कि वैसे तो अधिकांश समाज में दो ही वर्ग पाए जाते हैं, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग, लेकिन निम्न वर्ग और अधिक निर्धन होता चला जाए, उच्च वर्ग और अधिक धनिक होता चला जाए, तो उन दोनों के बीच खाई पैदा हो जाती है। तो इसीलिए मध्यम वर्ग का होना आवश्यक है। तो मध्यम वर्ग को एक सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि क्रांति ना हो। तो मध्यम वर्ग का अभाव जब पाया जाता है तब भी क्रांति हो जाती है। फिर है शक्ति संतुलन, यानी कि सभी विभागों में, सभी अंगों में समान शक्तियाँ होनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाए, किसी को कम दी जाए, तब भी इस प्रकार का क्रांति हो सकती है। तो ये तो हमने देखे क्रांति के कारण। अब हम ये तो थे सामान्य कारण। अब इसके बाद है विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति, यानी विशेष कारण है ये। तो विशेष कारण क्या था है कि जैसे कुछ शासन व्यवस्थाओं में ही क्रांति हो जाती है, जैसे प्रजातंत्र में क्रांति। कई बार जनता जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह यदि योग्यता के आधार पर या वे अपने उद्देश्य जनता के लिए कार्य नहीं करते, तब भी क्रांति हो जाती है। कुलीन तंत्र। जब धनिक वर्ग है तो उसमें वो भी धनिकों का ही केवल सपोर्ट करे, जनता की उपेक्षा करे, कुछ वर्ग को ही दे, तब भी क्रांति हो जाती है। फिर है एक तंत्र में क्रांति। एक तंत्र की क्रांति होती है जहाँ पर एक शासन व्यवस्था होती है, एक व्यक्ति में शासन निहित होता है, तब भी क्रांति हो जाती है जब वह निरंकुश हो जाता है। तो ये तो हमने देखे क्रांति के कारण। अब हम देखते हैं क्रांति से बचने के क्या उपाय हैं। तो पहला है शक्ति पर नियंत्रण। शक्ति पर नियंत्रण से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर की शक्तियाँ जितनी भी हमने विभाजित करी हैं उनमें उन शक्तियों पर आपका कंट्रोलिंग होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि वह सही प्रकार से कार्य करते रहें। फिर है जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना। जनता में इस प्रकार के कानून बनाना जिससे कि जनता जो है संविधान उन कानूनों का पालन करे, उनमें विश्वास करे, इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। फिर है सम्मान पदों आदि का न्यायपूर्ण वितरण। योग्यता के आधार पर और संख्या के आधार पर उन्हें सम्मान और पद, राजनीतिक पद दिए जाने चाहिए, जिससे कि अपन न्यायपूर्ण तरीके से होगा तो वहाँ पर क्रांति नहीं होगी। फिर है राज्य को परिवर्तन के प्रारंभ से बचाना, यानी जो संविधान राज्य में या समाज में जो छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं वो अगर उचित हैं तो उन परिवर्तनों को अपनाना चाहिए, और जो परिवर्तन अनुचित है जैसे समाज या देश को नुकसान है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो उसको उसी प्रारंभिक स्थिति में ही उन परिवर्तनों को देख लेना चाहिए। फिर है आर्थिक असमानता कम करना, यानी जब योग्यता के कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर उनमें आर्थिक समानताएं पाई जानी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। फिर है समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा देना। समाज में मध्यम में दो वर्गों में जो खाई को पाटने का काम करते हैं तो वो मध्यम वर्ग है, तो मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर है दो विरोधात्मक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। दो विरोधी उसमें क्यों होने चाहिए, क्योंकि जिससे कि उन दोनों का आपस में नियंत्रण हो, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वह व्यवस्थापिका पर और कार्यपालिका पर नियंत्रण करे, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में भी नियंत्रण करें, तो उससे भी क्रांति
नहीं होती है। फिर है धनोपार्जन की भावना का दमन करना। यदि हम धनोपार्जन की यदि कोई बहुत अधिक धन कमा रहा है, वह अवांछित तरीके से कमा रहा है और बहुत अधिक कमा रहा है, तो उस पर भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार क्रांति नहीं होती। फिर है शासक वर्ग का निश्चित कार्यकाल। शासक वर्ग का निश्चित कार्यकाल से तात्पर्य है कि एक उसका निश्चित कार्यकाल के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होना चाहिए और जिससे कि उस पर नियंत्रण बना रहे। फिर है मनोवैज्ञानिक उपाय। मनोवैज्ञानिक उपाय से तात्पर्य है कि भावी संकटों से नागरिकों को आतंकित रखना, जिससे कि वे किसी प्रकार क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकें और ना ही उनको समय मिल सके। फिर है शिक्षा। राज्य के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करना, क्रांति के दोषों से अवगत कराना, कर्तव्य भावना जागृत करना, संविधान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, तो उससे भी क्या है, क्रांति नहीं होती। फिर है निरंकुश शासन में क्रांति को रोकने के साधन होने चाहिए। कई बार निरंकुश हो जाता है शासक, एक तंत्र होता है तब, तो उसको क्रांति से रोकने के उपाय करने चाहिए। किस प्रकार की शक्ति, दूसरी कोई एक संगठन उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि उसके निरंकुश शासक पर नियंत्रण किया जा सके। फिर शासक ऐसा आवरण बनाए रखे जिससे कि उसे समर्थन मिल सके। फिर है राजकीय अधिकारी की सजगता। राजकीय अधिकारी जो राजनीतिक अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें जागरूक होना चाहिए जिससे कि जनता की जो समस्त विचार हैं, उनकी मांगें हैं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति की जा सके। राज्य की सुरक्षा सभी तत्वों को समाप्त किया जाए जिससे कि क्रांति हो जाए। राज्य की सुरक्षा की जानी चाहिए और जितने भी तत्व उत्पन्न होते हैं उनको ऐसे उनको समायोजित किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें क्रांति ना हो।